केल्विन बेंटन साइकिल का जो सेकंड स्टेप है वो है रिडक्शन। अच्छा स्टूडेंट, रिडक्शन के बारे में जैसा आपके मालूम है कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल या तो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो अब हमने यही देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा जिसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस का नाम रिडक्शन का प्रोसेस रखा गया है। अच्छा स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मिसाल के तौर पे हम लोग जो हैं वो पिछले स्टेप में पढ़कर आए हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं 3 रूबी पी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, और इनके इस रिएक्शन से आपके पास 6 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के। अब जो ये 6 मॉलिक्यूल बने हैं ये 3PGA वाले, ये 6 मॉलिक्यूल यानी 6 3PGA मतलब फॉस्फोग्लाइसरेट या फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये कुछ भी कह लो एक ही बात है। ये मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप के होते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे कि आप ये देखें कि ये 3 कार्बन के यहाँ पे आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, नंबर भी लगा दें 1 2 3 कार्बन के, और इसके कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट अटैच हुआ है, ये आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये वाला फॉस्फेट अटैच है यहाँ पर। अब ये कहलाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, मतलब ग्लाइसरेट का एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट अटैच हो, ये वो होता है। अब रिडक्शन के प्रोसेस में ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट इंटर होगा, और देखते हैं कि ये इंटर होने के बाद ये करेगा क्या। एक्चुअली यहाँ पर हमें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा अहम ख्याल रखना है वो ये कि लाइट रिएक्शन में जो 2 प्रोडक्ट्स बनी थी, कौन सी थी, एक थी एटीपी और दूसरा था NADPH2। ये दोनों प्रोडक्ट अब कहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है, क्योंकि जो पहला स्टेप पड़ा है कार्बोक्सिलेशन, उसमें तो वो इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई थी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स ने 3 पीजीए के मॉलिक्यूल 3 रूबी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया था। तो इसके अलावा कोई ऐसा सिग्निफिकेंट और किसी किस्म का प्रोसेस उसमें हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि अब ये वो स्टेप होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसके बाद वाला जो थर्ड स्टेप है उसमें कोई भी चीज़ उसमें जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस सारे कोई भी होगा नहीं, मतलब सारे प्रोसेस यहीं पर ही मुकम्मल हो जाएंगे सेकेंड स्टेप में। तो अब देखें कि क्या होने वाला है, कहाँ पे कौन से रिएक्ट यूज होते हैं चीज़ें। अब सबसे पहले होता यह है कि मिसाल के तौर पे आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि 3 पीजीए के जो मॉलिक्यूल हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, ये सबसे पहले पहले स्टेप में ये जो पहली प्रोडक्ट थी जिसको आपने नाम दिया था एटीपी का, ये एटीपी की जो पहली प्रोडक्ट थी ये वाली, ये एटीपी यूज करेगा ये 3 पीजे का मॉलिक्यूल, और ये पहले ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरेट 1 3 बाय फॉस्फेट के अंदर। अभी ग्लाइसरेट 1 3 बाइफॉस्फेट क्या होता है इसको भी जरा समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ग्लाइसरेट का मॉलिक्यूल था जिसमें ये 3 कार्बन थे, ठीक है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये हो गया इसका तीसरा कार्बन। अब कार्बन नंबर 3 पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट मौजूद था, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो भी ये मैंने बनाया था इसमें इसमें देख सकते हैं आप लोग मौजूद था। अब यहां पर ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन हुआ, ये एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ है देखें, ठीक है, और एटीपी के मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते ही एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 के साथ आके अटैच हो गया यहां पे ये वाला। तो ये बन गया ग्लाइसरेट 1 3 बायफॉस्फेट। मतलब ये एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें है तो ग्लाइसरेट का मॉलिक्यूल, लेकिन अब ये बायफॉस्फेट हो गया क्योंकि कार्बन नंबर 1 के साथ ऊपर भी अटैच हो चुके हैं फॉस्फेट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन का। ये वो स्टेप है जिसकी वजह से इसका नाम रिडक्शन रखा गया है। और इसकी रिडक्शन क्यों होती है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में NADH2 अपने दोनों हाइड्रोजन लूज करता है, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, और ये अपने दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो दे देता है ग्लाइसरेट 1 3 बायफॉस्फेट को, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ग्लाइसरेट 1 3 बायफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रायोस फॉस्फेट, ये ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रायोस फॉस्फेट से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, TRI मतलब ट्राई मतलब 3, OSE शुगर मॉलिक्यूल मतलब शुगर मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन हो और उसके साथ फॉस्फेट भी अटैच हो, तो ये बन गया ट्रायोस फॉस्फेट। अब जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये सीरीज ऑफ रिएक्शन में गुजरने के बाद फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 3PGAL में, 3 फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर 3 लगेगा, 3 फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी 3 फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड ये अल्टीमेट प्रोडक्ट बन गई। अब जो 3 फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड बना है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान,
अब ये डिपेंड करता है कि सेल को किस चीज की जरूरत है, ये उसमें कन्वर्ट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सेल को कन्वर्ट है जरूरत है ग्लूकोज की, तो होगा ये कि पीजीएल के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और एक ग्लूकोज बना लेंगे। यूं समझ लें कि ये 3 पीजीएल का मॉलिक्यूल है, ये हाफ ग्लूकोज है, ठीक है, ये हाफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वरना अगर जरूरत होगी तो सक्रोज में कन्वर्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, सक्रोज भी प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरी होती है प्लांट के लिए। अभी क्यों जरूरी है सक्रोज प्लांट के लिए? एक्चुअली प्लांट जब कोई भी फूड प्रिपेयर करता है तो उस फूड को आगे जब सिंक का मतलब होता है ऐसे सेल जहां पर फूड जो है स्टोर होगा, वहां पे भी भेजना होता है स्टोर होने के लिए। सिंक जो है ना, सीड भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, रूट भी हो सकती हैं, स्टेम भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है, न्यूली डेवलप लीफ भी हो सकता है। तो सिंक कोई सा भी पार्ट हो सकता है प्लांट का। तो वहां पर जब ये फूड को ट्रांसफर करता है, कन्वे करता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फूड बीच में ऑक्सीडाइज हो सकता है, और अगर फूड ऑक्सीडाइज हो गया तो मतलब वो जाया हो गया। फिर उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बचाने के लिए ये क्या करता है कि अपने फूड को ग्लूकोज के बजाय सक्रोज की फॉर्म में आगे जो है ना ट्रांसफर करता है। इसलिए अगर फूड को आगे ट्रांसफर करना है तो प्लांट क्या करता है कि 3 पीजीएल को यूज करके इसको डायरेक्टली सक्रोज में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है फर्दर स्टोरेज के लिए। देन उसके बाद क्या होता है कि अगले स्टेप में होता यह है कि स्टेप नंबर 3 में स्टार्च, मतलब अगर जरूरत है पड़ेगी प्लांट को तो स्टार्च भी बना लेगा इससे। तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें ये बना सकता है प्लांट। मतलब ये पीजीएल, अब इसको एक रॉ मटेरियल मिल गया, और इस पीजीएल इज सिंपली, मोस्ट सिंपली इज नोन एज हाफ शुगर। ये मिल गया, अब इसको जैसे चाहे वो इस्तेमाल करे, ठीक है, इसके एक वन मॉलिक्यूल को यूज करे, कैसे भी करे। अब इस रिडक्शन के पूरे प्रोसेस को हमने एक इक्वेशन के जरिए से समझना है। अब इक्वेशन के जरिए कैसे? मिसाल के तौर पे जब वो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था कार्बोक्सिलेशन का, तो उस कार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन में 6 पीजीए के मॉलिक्यूल बने थे। ओके, ये 6 पीजीए के मॉलिक्यूल बने थे, और ये जो 6 3 पीजीए के मॉलिक्यूल थे ये इस्तेमाल हुए रिडक्शन के प्रोसेस में। और हमने जैसे पढ़ा था ना, यहाँ पर ऊपर जो बना हुआ है ये आप देखें, तो यहाँ पर हर एक पीजीए के साथ एक एटीपी और एक NADPH2 के मॉलिक्यूल यूज हुआ है। तो इसका मतलब है 6 3 पीजीए के मॉलिक्यूल के साथ 6 ही NADPH2 के मॉलिक्यूल खर्च होंगे, 6 ही ATP के मॉलिक्यूल खर्च होंगे, और रिजल्ट में बनेगा 6 3PGAL, जो फाइनल प्रोडक्ट बनी है 3PGL वाली, ये बन जाएगी। और 6 NADP, क्योंकि H तो निकल के यूज हो गया, तो NADP, और ये NADP जो है ना दोबारा से रिसाइकल होगा, दोबारा से इस्तेमाल हो जाएगा लाइट रिएक्शंस में। 6 ADP के मॉलिक्यूल 6 फॉस्फेट की सारे के सारे रिसाइकल हो जाएंगे दोबारा से, ये पूरी चीज ये रिसाइकल हो जाएगी कहाँ पर? लाइट रिएक्शन के दौरान। और फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ गई है, वो जो ग्रीन कलर से मार्क की हुई है 6 3PGL के मॉलिक्यूल। ये 6 3 पीजीए के मॉलिक्यूल जो होते हैं, अब इनको प्लांट जैसे चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन अब हमारे पास एक आखिरी स्टेप रह गया, और वो है रीजनरेशन। अगर हम एनालिसिस करें पूरे के पूरे टॉपिक का, तो लगता है कि टॉपिक तो खत्म हो गया, फोटोसिंथेसिस मुकम्मल हो गई, सारे आउटकम आ गए। वाकई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी एक स्टेप रहता है। अब जरा हम उसी स्टेप को पढ़ लें ताकि फिर हमारा ये प्रोसेस जो है ना कंप्लीट हो जाए।